हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 में कॉपी कैसे लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, 16 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है और 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है। ऐसे में आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ताकि आप 100 में 95 प्लस मार्क अचीव कर सकें। देखिए मैंने यहां पर हिंदी का एक मॉडल पेपर लिया है, 100 नंबर का पूरा ये पेपर है और इस पूरे पेपर को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। मैंने सेम वैसे ही कॉपी में लिखा है जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। तो अगर आप भी हिंदी में 100 में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको 3 घंटे 15 मिनट कॉपी लिखने के लिए दिए जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से कॉपी लिखते हैं तो आपको 100 में 95 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई हो। अगर आप सही से कॉपी ही नहीं लिख पाएंगे तो आपका नंबर कट हो जाएगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। एग्जामिनर क्या करता है, अगर आपने कॉपी सही तरीके से लिखा है तो आपको नंबर दे देगा। अगर आपने कॉपी सही नहीं लिखा, थोड़ी सी भी गलती की है तो आपका नंबर कट हो जाएगा। जो आपका 95 प्लस वाला सपना है वो तुरंत ही टूट जाएगा। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको ऐसा वीडियो कभी नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, जब आपको कॉपी दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको पहले भरना कैसे है। ये वीडियो मेनली जो हमारे इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। हिंदी का मैं पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप हिंदी की कॉपी लिखना सीख गए तो बाकी के जो सब्जेक्ट है उसकी आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऐसे फर्स्ट पेज जब कॉपी का मिलेगा तो ऐसे रहेगा, जिसमें आपको अपना डिटेल्स भरना होता है। अब मैंने यहां पर भर क्यों रखा है, क्योंकि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन ध्यान से समझना है, क्योंकि आज के बाद ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी कि जो आप स्टूडेंट हैं अपना रोल नंबर यहां पर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में डिटेल सही से भरिएगा, क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखा जाता, केवल रोल नंबर ही लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप भरिएगा। देखिए इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो यहां पर 21 करोड़ 54 लाख 61,215। देखिए दो तरह से रोल नंबर हम भरते हैं। एक आप ऐसे भी भर सकते हैं, 2, 1, 5, 4, 6, 1, 2 ऐसे से भी भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट का नाम डालना है। यहाँ पर विषय जो है सामान्य हिंदी, जैसे जो आपका हिंदी है वो आप हिंदी यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए हाई स्कूल वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो केवल हिंदी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न पत्र, आपको प्रश्न पत्र में क्या लिखना है। देखिए पहले 12th का जो पेपर था हिंदी का वो 2 खंड में होता था, खंड का और खंड खा, यानी कि 2 पेपर होते थे। अब सिर्फ 1 पेपर होता है, तो केवल प्रश्न पत्र हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहां पर आपको लिखना होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि जो आपको पेपर मिलेगा हिंदी का उसमें आपको एक कोड दिया रहेगा, पेपर कोड, वो आपको यहां पर भरना होगा। देखिए 316 REE ऐसे कुछ लिखा रहेगा, वो आपको भरना होगा। देखिए कहीं भी प्रॉब्लम आती है आपके उसमें जो कक्ष निरीक्षक है, ठीक है, जो जिनकी गाड़ी है उनसे आप पूछ सकते हैं। देखिए यहां पर फिर भरना है परीक्षा का दिन, सोमवार। बिल्कुल कहीं गलती मत कीजिएगा और रोल नंबर में बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल नंबर ही है, ठीक है। अब परीक्षा की तिथि एवं पाली, यानी कि परीक्षा किस दिन है, तो देखिए 16/2/2023 को परीक्षा है, तो आपको ऐसे भर देना है, ठीक है। फिर केंद्र का नाम, देखिए केंद्र का नाम मैंने सरस्वती इंटर कॉलेज लिखा है। आपका जो भी है जहां आपका सेंटर गया है उस कॉलेज का नाम आपको यहां पर डालना है, ठीक है। बाकी जो नीचे का ये है परीक्षा कक्ष संख्या, ये जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा उसके लिए है, क्योंकि देखिए लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें, ठीक है। अब उसके बाद में दिनांक, हस्ताक्षर होगा कक्ष निरीक्षक का, तो ये सब उसके लिए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल भरना होगा। आज ही जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो साइड वाला दिया गया है, देखिए इधर इधर जो आपका प्राप्तांक है, जब ये कॉपी चेक होगी तो जो अंक प्राप्त होंगे वो आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है, और पूरा ऐड करके दिया जाएगा। तो ये तो था कि डिटेल कैसे भरें, ठीक है। अब हमें एक मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करना है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे कि कॉपी हमें कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये तो पूरा मॉडल पेपर मैंने यहां पर लेकर मैं आया हूं, ठीक है। तो ऐसे पहले आपको पूरा डिटेल भर लेना है फर्स्ट पेज में। अब चलिए देखते हैं आपको कॉपी कैसे लिखना है। अब देखिए जब आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे ये आपका पेपर है कक्षा 12 सामान्य हिंदी, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय है, 100 नंबर का होगा। तो इसमें देखिए आपका पेपर जो है 2 खंडों में डिवाइड होगा। एक होगा खंड का
एक होगा खंड खा। ठीक है, 2 खंड में ये डिवाइड होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं इंग्लिश का भी वीडियो बना सकूं। ठीक है, इंग्लिश का वीडियो आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खंड का पहले है, पहले हम क्या डालेंगे यहाँ पर, देखिए कॉपी जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले डालेंगे खंड का। कौन सा खंड आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमने डाल दिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 जो आपका है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। कितने, काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो देखिए यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि देखिए प्रश्न नंबर 1 है और ये का है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 हम ऐसे हेडिंग डाल देंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 को, प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 हम डालेंगे। अगर मान लीजिए आप पहले प्रश्न 2 को सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या है, अब इसका आपको बताना है, जैसे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। ठीक है, तो इसके लेखक संपूर्णानंद जी हैं, तो आपको ऐसे लिखना है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपने डाला, अब टोटल इसमें काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन है, काखा गाघा अंगा। तो का कौन सा ऑप्शन चाहिए, क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है, सिर्फ आंसर। ठीक है, तो का दूसरा ऑप्शन चाहिए संपूर्णानंद। तो देखिए का मैंने लिखा, फिर इसका 2 लिखा, फिर संपूर्णानंद लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका बिल्कुल सही तरीका है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। तो देखिए का जो है सेकंड वाला ऑप्शन चाहिए संपूर्णानंद। ऐसे देखिए खा में कौन सा चाहिए, खा है लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, तो ये प्रेम सागर है, तो सेकंड इसमें भी सही है, तो ऐसे खा का सेकंड कर देंगे प्रेम सागर। बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, गा में पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, तो यशपाल यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे यशपाल कर देंगे। तो ऐसे इसमें आपको ऑप्शंस लिखने होंगे। ठीक है, काखा गाघा, अभी और भी है, घा क्या है, देखिए घा वाला है हमारा आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो ये है विष्णु प्रभाकर जी, तो यहां पर हम कर देंगे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ऐसे अंगा नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अंगा है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका राइट आंसर होगा 4th। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक चीज और आपको नहीं बताया, जब आप कॉपी आपको मिली ना, तो 15 मिनट जो होते हैं, जो स्टार्टिंग में पहले आपको कॉपी देता था, तो ये साइड में ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा। जैसे इस कॉपी में मैंने किया, देखिए ये ऐसे साइड में आप स्केल की सहायता से लाइनिंग कर दीजिएगा। कॉपी जब आप लिखें तो आपको सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, इसमें रेड, येलो और स्काई कलर ये सब नहीं यूज करना। ठीक है, तो आपको ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर लिखना होगा उसमें। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा हिंदी पद्य साहित्य से। तो इसमें भी काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन है, जैसे का है कामायनी किस युग की रचना है। ठीक है, तो हम पहले तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे, क्योंकि ये डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, देखिए छाया किस युग की रचना है कामायनी, तो छायावादी युग की है। ठीक है, तो यहाँ पर का सेकंड ऑप्शन राइट है, छायावादी युग। वैसे ही लिखना जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना है, फिर इसका का सेकंड डालना। अब मान लीजिए आपका पेज फिनिश हो गया, दूसरा पेज आप पलट दी, और आपके पास जब स्टार्टिंग में जब आपको कॉपी मिलती है तभी आपको ये साइड में लाइनिंग कर देना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे दूसरे का खा क्या है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। ठीक है, तो यहां पर अग्रदास जी हैं, तो खा का हम फर्स्ट कर देंगे, खा का फर्स्ट सही है। ठीक है, ऐसे गा में कौन सा चाहिए, तार सप्तक का संपादन है 1943, तो इसमें भी दूसरा चाहिए, तो दूसरा लिख देंगे। ठीक है, ऐसे घा में कौन सा चाहिए, देखिए घा में हमारा सही है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो ये जो कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है, तो कामायनी, ये छायावादी युग की है। ठीक है, तो यहां पर 4 कर देंगे। ऐसे अंगा का कौन सा सही है, 4th सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, तो मामा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, तो ऐसे इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, काखा गाघा अंगा डालेंगे, जो सही आंसर होगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो 10 नंबर यहां पर हमारा क्लियर हो चुका है। इस प्रकार से कॉपी लिखना। अब आप लोग कहेंगे सर मुझे मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पता है, मैं दूसरा क्वेश्चन पहले लिखना चाहता हूं, तो भी आप लिख सकते हैं, पर ध्यान रहे जो आपके स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस हैं उसमें आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया, यानी कि उसमें काट पीट गलतियां ये सब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नंबर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये रहेगा, यानी कि आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा पूरा। ठीक है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे, उसका आंसर दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो इसमें देखिए 2 रहेंगे क्वेश्चन, 2 गद्यांश रहेंगे, आपको एक ही करना होगा। अब देखिए ये गद्यांश है, तो इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 1 ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां ये है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर,
10 नंबर आपको टोटल मिलेगा। अब ऐसे अथवा लगा रहेगा, मान लीजिए वो गद्यांश आपको पता है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कर सकते हैं। अशोक के फूल चैप्टर का है, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो हम पहला ही कर देंगे जो हमें पता है। तो हमें मान लीजिए धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, ये वाला हमें पता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 3। फिर देखिए, आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, मैंने बताया, तो आपको एक ही सॉल्व करना है। तो हम मान लीजिए इसको कर रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या करेंगे? धरती माता, इसका फर्स्ट वर्ड ले लेंगे और लास्ट वर्ड आवश्यक है, इसको डॉट डॉट करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन तो उतारना नहीं है और एग्जामिनर को यह पता होना चाहिए कि हाँ आपने यही वाला किया है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया है धरती माता आवश्यक है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ। खूब अच्छा सा हेडिंग डालेंगे, क्योंकि देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर पाने के लिए हमें संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम क्या लिखते हैं कि ये गद्यांश किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। यानी कि संदर्भ में हम पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं, इसके लिए हमें 2 नंबर मिलते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखना है। आपको अगर पता है कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 नंबर हमारा यहां पर क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी भी हमारे पास 3 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है। देखिए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो इसका आंसर भी हमारे इसी गद्यांश में है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैं सबको लिखकर बताऊंगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या है? जो ये आपकी रेखाएं हैं, जितने के नीचे रेखाएं हैं उसकी व्याख्या अपने शब्दों में करना है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करना है। 2 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? चौथा क्वेश्चन है अभी। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी की पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो जितने भी क्वेश्चन है संदर्भ को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम एक एक करके लिखते हैं। मैंने बता दिया कहां कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो मैंने बताया, अभी दिखाया आपको गद्यांश में, धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई है। देखिए यहां पर आपको थोड़ा देखिए दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा लाइनिंग दिख रहा होगा, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि जो आपकी बोर्ड की कॉपी होगी वो थोड़ा और अच्छे क्वालिटी की होगी। आप दोनों तरफ लिखेंगे तो छपेगा नहीं, इसमें छप रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा दूसरी कॉपी है। तो इसमें ये हो गया धरती माता वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की अमूल्यवान निधियां भरी हुई है। तो 2 नंबर यहां पर भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने बताया था रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कितने का, जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखिए यहां पर धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में थोड़ा अपने शब्दों में। देखिए विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। ठीक है, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, यानी कि वसुंधरा का मतलब क्या होता है, वस्तुओं, यानी कि रत्नों को धारण करने वाली, वसुओं रहना चाहिए, ठीक है, वसुओं ऐसे, या रत्नों को धारण करने वाली भी है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा ये नंबर क्लियर हो चुका है। आगे देखिए क्या है, 4th है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो इसका भी आंसर इसी में है। देखिए पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यानी कि आपको कॉपी लिखना कैसे है, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये मकसद है। तो ये आपका 4th वाला आंसर हो जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, बस हो गया, ये आपका 5 क्वेश्चन इसका भी
हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे आपको 10 में 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कितनी भी जानकारी आपके पास है, अगर आप कॉपी नहीं लिख पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गद्यांश भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, जो कि पद्यांश रहेगा। जैसे गद्यांश आता है ऐसे ही ये भी आता है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर वही सेम, इसमें क्या है, कविता दी जाएगी। जैसे यह है, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन शपथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही पुत्र स्वयं भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे कहो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें भी 2 रहेंगे पद्यांश, जैसे उसमें गद्यांश में 2 थे। ठीक है, ऐसे इसमें भी 2 रहेंगे। दूसरा कौन सा रहेगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा जो हमारा रहेगा वो यहां पर है। ठीक है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दीजिए 10 नंबर। लेकिन अथवा लगा है, देखिए यहां पर अथवा लगा है। एक और है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमिक वा हो ले गोद ले श्रांति खोना, होठों की यो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब इसको पढ़ने के बाद ये तो पता चल चुका होगा कि ये किस चैप्टर से है। देखिए पवन दूतिका से है, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ पहले लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। देखिए 2 लाइनों के नीचे रेखाएं हैं, उसकी व्याख्या करनी है। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। चौथा है, होठों की योग कमल मुख में अलंकार बताइए। 5वां है, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। ठीक है, इसके लिए भी 10 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस। ठीक है, पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे जैसे उसमें डाला था, फिर हम एक एक को लिखेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 है, हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, लज्जाशील पथिक महिला। ठीक है, तो यहां पर हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, फिर यहां पर क्या करेंगे, लज्जाशील करके, देखिए यहां पर जो फर्स्ट वर्ड है लज्जाशीला, लास्ट है भूतांगना को। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे लज्जाशीला, लास्ट में लिख देंगे भूतांगना को। ठीक है, ये डाल दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। मैंने बताया ये क्यों डाला जाता है ऐसा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपने यही वाला किया है। ठीक है, फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखना है, किस चैप्टर से किस पार्ट से लिया गया। देखिए हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। यानी कि जो ये हमारा पद है, ये महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित है, और इनका जो प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, उससे हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें एक क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिया, एक का 2 नंबर क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इतने का आपको व्याख्या करना है। जो थोड़ी सी फ्रमिक वा हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की यो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो देखिए ऐसे हेडिंग डालेंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री, देखिए और दूसरे पेज में है, उसको भी देखते हैं। स्त्री दिखाई पड़े तो इतने बेग से ना बहना कि उसके वस्त्र अस्त्र व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उभर जाए। यदि वह थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी तो थोड़ा अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, बस हो गया ये भी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। तो देखिए राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती हैं कि अगर कहीं वह दिखाई दे तो उसे वस्त्रहीन मत करना और उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना। ठीक है, ये कहती हैं। आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये वाली लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बट आपको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो राधा जी जो है लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती हैं कि अगर कहीं वह तुझे दिखाई दे तो उसे वस्त्रहीन मत करना और उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट मिटा देना। ठीक है, तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा भी हो गया। चौथा देखिए, होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। होठों की और कमल मुख, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए होठों की और कमल मुख में होगा रूपक अलंकार। ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली रूपक अलंकार, क्योंकि इसमें जो है उपमेय का उपमान में अभेद रहित आरोप किया जा रहा है। ठीक है, 5 नंबर देखिए, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद का अर्थ सबको पता है। ठीक है, जलद का अर्थ होता है बादल, जलद का मतलब बादल, और कृषक ललना का मतलब होता है किसान की स्त्री। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तो ऐसे 5 क्वेश्चन का हमने इसमें भी आंसर ले दिया। तो एक क्वेश्चन के लिए 2, टोटल 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर।
ठीक है, ये आपका हो गया। अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 पर आते हैं, जो कि है हमारा जीवन परिचय। देखिए गद्यांश पद्यांश के बाद हमारा जीवन साहित्यिक परिचय रहेगा। तो देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का रहेगा और प्रश्नोत्तर संख्या ये 5 है, तो पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें 3 लेखक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जीवन परिचय लिखने का जो शब्द सीमा है वो लगभग 80 शब्द है, यानी कि आपको मिनिमम 80 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, इसमें 3 लेखक दिए गए हैं। एक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब तीनों में से आपको जिसका पता होगा उसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो हमें मान लीजिए कि हमें पता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 पहले डालेंगे, फिर इसका लिखेंगे फर्स्ट, यानी कि हमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पता है, तो ये 5 का है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो हमारा 5 है उसका ये का वाला, तो चाहे आप का यहां पर भी डाल सकते हैं, 5 का ब्लैक से डालिएगा, ये वाला पेन मत यूज कीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। तो देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें हम लिखेंगे जीवन परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय पूछा गया है, लेकिन हम पहले थोड़ा सा जीवन परिचय लिख देंगे। ठीक है, तब साहित्यिक परिचय लिखेंगे, क्योंकि साहित्यिक परिचय देते हुए आपको कृतियां लिखनी है, तो इनके जन्म और मृत्यु के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। देखिए 2-4 लाइन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था। ठीक है, द्विवेदी जी सरयू पारेण ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र पंचत्व में लीन हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, अब लिखना है हमें साहित्यिक परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा साहित्यिक परिचय। देखिए ऐसे हम हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब क्या होता है कि साहित्य में इनका कैसा परिचय है, क्योंकि आपके उसमें तो दिया गया है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखे। अब बहुत सारे स्टूडेंट केवल साहित्यिक परिचय ही लिख देंगे। देखिए आपको थोड़ा जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी ये रहे। यानी कि इनका जो साहित्य में कार्य है वो कैसा था, क्या क्या इन्होंने किया, कौन कौन सी उपाधि इनको मिली, ये सब आपको इसमें बताना होता है साहित्यिक परिचय में। ठीक है, अब कृतियां भी लिखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कृतियां का मतलब क्या होता है। कृतियां जैसे आपकी रचनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इनकी आलोचनात्मक कृतियां कुछ हैं, उसको यहाँ पर ऐसे 1 2 3 करके लिख देंगे। देखिए सर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, कबीर नाथ संप्रदाय। ठीक है, ऐसे ऐसे इनकी कई रचनाएं आगे भी देखते हैं। और देखिए इनकी रचनाएं है कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है, ऐसे इनकी रचना लिख देनी। फिर निबंध संग्रह में कौन कौन सा निबंध इनका है, कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह। अशोक के फूल तो आप ही के चैप्टर में। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नमा, चारुचंद्र लेख। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें लिख देना है कि इनकी रचनाएं कैसी हैं। तो जीवन परिचय जब आप लिखें तो थोड़ा सा जीवन परिचय लिख दें, फिर उनकी साहित्यिक परिचय को थोड़ा बड़ा लिखें, फिर उनकी रचनाओं को लिख दें। ठीक है, बस ये 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का हमारा हो चुका है। अब देखिए खा आता है। खा में क्या है, अब लेखक का जीवन परिचय आपने लिख दिया, अब कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। देखिए निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। इन पे 3 कवि दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। जिनका आपको पता है वो आपको लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालें। देखिए 5 का खा है, का में लेखक का जीवन परिचय था, खा में कवि का जीवन परिचय है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा में जिस कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है उसको हेडिंग डाल के ऐसे लिख देंगे जैसे हमने कवि में लिखा। ठीक है, लेखक में लिखा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें हमें जो लिखना है वो हम लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है, जो आपको तीनों में से पता होगा वही आपको लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर इनके जीवन परिचय को मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है। ठीक है, आपको छोटा करके लिखना है, क्योंकि मेरे इस पे मत जाइए, थोड़ा छोटा आपको लिखना है। तो देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को
जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहावसान हो गया, अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला, पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डीलिट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। ठीक है, इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में हो गया। तो देखिए इसमें मैंने बहुत बड़ा लिख दिया। ठीक है, बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपको सिर्फ 80 शब्दों में लिखना है, तो इसमें थोड़ा कट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इनका जीवन परिचय में थोड़ा इनका जन्म और इनकी मृत्यु लिख दीजिएगा, बाकी आपको ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, मेन है साहित्यिक परिचय। चलिए देखते हैं। अब देखिए साहित्यिक परिचय में लिखने के लिए हमें साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना होगा और लिखना है। ठीक है, देखिए दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवादी नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। ये लोग के प्रति निष्ठावान, दायित्व के प्रति सजग तथा जन साधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इनके साहित्यिक परिचय को लिख देना है। जीवन परिचय थोड़ा छोटा रहे, साहित्यिक परिचय आपको बड़ा लिखना। ठीक है, फिर कृतियां हेडिंग डालना है आपको, इनकी जो रचनाएं हैं। ठीक है, तो दिनकर जी का साहित्य विपुल है, जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषयक गद्य रचनाएं भी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए काव्य रचनाओं में इन्होंने रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, ठीक है, और भी कुछ रचनाएं उनको भी देखते हैं। उसके बाद है उर्वशी। ठीक है, इन चारों रचनाओं को उन्होंने रचना की। ठीक है, अपने कविताओं में। काव्य संग्रह में कौन कौन सा है? खंड काव्य रश्मि रथी आप पढ़े होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। कविता संग्रह रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कवित्री, ठीक है, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत तिलक, हारे को हरिनाम। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं काव्य ग्रंथ में, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की थी, बहुत ही बड़े कवि थे ये, तो ये आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, इनकी रचनाएं बहुत अच्छे से लिखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और भी है, जैसे बाल साहित्य में क्या क्या इन्होंने लिखा। धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का प्यार। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने इतनी रचनाएं की। तो देखिए जीवन परिचय जब भी आप लिखें आपको 80 शब्दों में लगभग लिखना है। मान लीजिए मैंने बड़ा भी इसमें लिख दिया है, तो आपको थोड़ा छोटा करके यानी कि जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको लिखना है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया है प्रश्नोत्तर संख्या 5। अब 6 पर आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और फ्री का नंबर इसमें रहता है। देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर आपको लिखना है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये इसमें क्या करना है ध्यान दीजिए। देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी, इन दोनों में से किसी एक का उद्देश्य या तो आप लिख दीजिए। मान लीजिए दोनों नहीं पता है तो आप ध्रुव यात्रा कहानी लिख दीजिए। 5 मार्क्स इसका क्लियर रहता है। ठीक है, तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 6 पहले डालेंगे। ठीक है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6, और हमें क्या पता है? हमें यहाँ पर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पता है, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य हेडिंग डालकर फिर जो इसका उद्देश्य है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है उद्देश्य में, इसको लिखा है फरीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो फरीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों में वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं ठीक है अपने पात्रों के बीच रहे हैं। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं। ठीक है, आगे भी उसको लिखना है, यानी कि जो फरीश्वर नाथ रेणु जी हैं वो किसी कॉफी हाउस में बैठकर उन्होंने रचनाएं नहीं की, बल्कि जो भी लिखा है वो लोगों के बीच में रहकर उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और भी ये थोड़ा देखते हैं आगे। देखिए के अलंकार है। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। पंचलाइट जो कहानी है बिहार की ही है। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। ठीक है, इस कहानी को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अगर आवश्यकता बड़ों से रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। ठीक है, आवश्यकता जो है रिक्वायरमेंट वो सब कुछ गलत साबित कर देती है। कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से
कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में, ठीक है, और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। ठीक है, रेण जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेण जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया लगभग 100 शब्दों में होगा, तो आपको 80 शब्दों में लिखना है। ऐसे लिखिए ताकि 80 वर्ड उसमें कंप्लीट हो जाए, बस ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, तो पूरी कहानी इस प्रकार से आप उद्देश्य को लिख सकते हैं। इसके जगह पर सारांश भी आ सकता है, तो वो आपको आगे लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है, प्रश्नोत्तर संख्या 6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 पर आते हैं। इसमें क्या है, देखिए खंड काव्य, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि 80 शब्दों में इसको भी लिखना है। जैसे आपको श्रवण कुमार, रश्मि रथी, देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये अलग अलग होता है। ठीक है, यूपी में है आप, यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से है वो अलग अलग होगा। जैसे मुक्त, रश्मि रथी मुक्त यज्ञ, त्यागपथी। ठीक है, जैसे हम हैं गोंडा से, तो गोंडा में क्या है, त्यागपथी है। ठीक है, तो त्यागपथी हम इस वीडियो में बताएंगे। त्यागपथी खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए जो आपका पेपर है, पैटर्न है, वो तो सभी का सेम रहेगा, लेकिन जो खंड काव्य है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होगा। ठीक है, सेम नहीं होगा। तो यहां पर मैं त्यागपथी का बताऊंगा और त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर इसमें 2 क्वेश्चन है। एक है त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ये पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अथवा लगा है त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। पूरा मैंने लिख रखा है, तो देखिए हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, ऐसे हेडिंग डालेंगे और इसको लिखेंगे। इसमें हर्षवर्धन है, तो देखिए हर्षवर्धन त्यागपथी के नाटक हैं। इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंध रहती है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा लिखना है कि हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण में ये कैसे हैं। आदर्श पुत्र एवं भाई, इस खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। अपने पिता के रोग होने का समाचार पाकर वे आखिर से तुरंत लौट आते हैं और यथा सामर्थ्य उनकी चिकित्सा करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें लिखना है, इनके बारे में लिखना है कि इनके ये आदर्श पुत्र एवं भाई हैं और भी इनकी क्या विशेषता है, वो सब हेडिंग डाल के आपको लिखना होगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जैसे ये आदर्श पुत्र एवं भाई है, उसके साथ साथ ये देश प्रेमी भी है। देखिए हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा हेतु, ठीक है, एवं रक्षा हेतु बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी नहीं हिचकते थे। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना नहीं की, वरन धर्म पूर्वक शासन भी किया। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत है। ऐसे हम लिखेंगे अजय योद्धा, इनके बारे में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कि ये किस प्रकार से थे, ऐसे से हेडिंग डालकर हम लिखेंगे। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं हेडिंग बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे भी इसमें कई हेडिंग डालना, जैसे श्रेष्ठ शासक थे। ठीक है, महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। ठीक है, महान त्यागी भी थे, धर्मपरायण भी थे। हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चय वाले थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हेडिंग डाल के इनके बारे में पूरा आपको लिखना है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने बताया, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए हमारा जो खंड का है हिंदी का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं खंड खा पर। जो खंड का है 50 नंबर का था वो कंप्लीट हो गया। खंड खा क्या है, इसमें आपके संस्कृत, हिंदी व्याकरण, निबंध, पत्र लेखन ये सब रहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपको इसके लिए 7 नंबर मिलेगा। ऐसे संस्कृत का गद्यांश दे दिया जाएगा, इसका आपको संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ में क्या लिखना है, पाठ का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे ये महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पत्र पत्रकार राष्ट्रीय, ठीक है, ये आपका है, ये आप जानते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अथवा लगा है आप इसको कर सकते हैं। जो आपको पता है दोनों में से वही आपको करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ये का है। ठीक है, मानना नहीं है, ये है, और इसमें हमें ये वाला करना है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्र पत्रकार राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसको हम ऐसे हेडिंग डालेंगे, किस प्रकार से डालेंगे, कॉपी में। ठीक है, तो देखिए खंड खा हम हेडिंग डालेंगे खूब अच्छे से, और इसमें हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या का और 8, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का है। तो सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालना है खंड खा, यानी कि ये कौन सा खंड है, खा। ठीक है, इसमें हमारा हिंदी, संस्कृत, व्याकरण ये सब रहेगा। तो ऐसे देखिए मान लीजिए हमें ये वाला करना है, महामना विद्वान वाला, तो वैसे करेंगे महामना विद्वान फिर डॉट डॉट करके एवा शीत, जैसे मैंने इसमें लिखा। देखिए महामना विद्वान डॉट 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 स्वभाव एवा शीत। ठीक
ठीक है, और ऐसे लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे। देखिए, यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालविया नामक पाठ से उद्धृत है। तो पहले हम लिखेंगे कि संदर्भ लिखना है हमें कि किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखते। तो प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालविया नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, ऐसे अनुवाद लिखेंगे, यानी कि हिंदी अनुवाद। देखिए, महामना विद्वान, वक्ता, भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। 7 नंबर आपका कंप्लीट। तो इसमें जो हिंदी संस्कृत होता है, जो गद्यांश होता है, इसमें आपको संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद लिखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, 8 का हो चुका है। बातें हैं खा पर। खा में क्या रहेगा, इसमें जो हिंदी संस्कृत का पद्यांश रहता है, ठीक है, वो रहेगा या श्लोक। देखिए, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर। जैसे दोनों में से जो आपको पता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें ये पता है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेता दृशम मित्र विस्कुंभम पयो मुखम। ठीक है, तो ये हमें पता है, तो हम इसको कर देंगे, या ये पता है तो इसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें ये पता है, ठीक है, ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है, तो हम ऐसे हेडिंग डालेंगे, परोक्षे कार्य, फिर लिखेंगे पयो मुखम। ठीक है, फिर संदर्भ लिखेंगे किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर अनुवाद हेडिंग डालेंगे ऐसे, हिंदी अनुवाद। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे अनुवाद आपको लिखना होगा। ठीक है, लिखने का तरीका समझिए, जो मैं बता रहा हूं स्टार्टिंग से। अगर मान लीजिए कहीं गलती भी है थोड़ी बहुत, तो उसको मत देखिए, आप लोग ये देखिए कि कैसे लिखते हैं, एक पैटर्न समझिए। ठीक है, क्योंकि लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 9। ये आपका हिंदी व्याकरण स्टार्ट है। देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर मिलेगा। 4 मुहावरे दिए गए, आपको किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे इसमें से जो आपको पता हो, जैसे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, 9, और इसका हम तीसरा हमें पता है। देखिए, तीसरा हमें पता है, तो तीसरा हम लोग यहां पर कर देंगे, दाल में काला होना। ठीक है, तो दाल में काला होना, इसका पहले अर्थ लिखना है गड़बड़ होना या कुछ गड़बड़ होना। ठीक है, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहते हो, जरूर कुछ दाल में काला, यानी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो इसमें देखिए, जो क्वेश्चन था वो इस वाक्य में आ चुका है, दाल में काला। तो ये आपका वाक्य प्रयोग सही है। एक ही करना था, हम एक ही करेंगे, बस ये सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्नोत्तर संख्या 10 आता है, इसका का। निम्नलिखित शब्दों को के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे आपका तथापि में कौन सा संधि विच्छेद है, तो इसका जो सही है वो आपको लिखना है। जैसे तथा धन अब सही है, तो इसको सही कीजिए। ठीक, ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन और रहेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालेंगे हम लोग। 10 का आप यहां पर भी डाल सकते हैं या यहां पर डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का हमारा कौन सा सही है, देखिए फर्स्ट वाले का हमारा बी सही है, तो यहां पर बी लिख देंगे, जैसे हम स्टार्टिंग में हमने हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों में किया था। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा बी सही है। ऐसे दूसरा है परमेश्वरा का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसका देखिए सी सही है, तो हम यहां पर सी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे थर्ड देखिए, गायिका का गय धन का सी सही है, तो इसमें हम सी कर देंगे। ठीक है, बस हो गया। तो ऐसे ही आपको इसमें लिखना होता है, इस पे मात्रा नहीं रहेगा। ठीक है, गय धन का, तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया प्रश्नोत्तर नंबर 10 का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्नोत्तर नंबर 10 का खा। ठीक है, ये खा है। इसमें क्या है, विभक्ति और वचन दिए गए शब्दों में की विभक्ति और वचन है। जैसे आत्मना में विभक्ति और वचन है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही है वो आपको लिखना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालेंगे। इसका खा यहां पर भी आप डाल सकते हैं, चाहे इस प्रकार से डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट का देखिए, इसमें 2 ऑप्शन सही है, इसमें ए भी सही है और बी भी है। षष्ठी विभक्ति एक वचन और पंचमी विभक्ति एक वचन। देखिए, षष्ठी विभक्ति एक वचन ए भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, इसमें ए डी दोनों सही है, तो ए लिखेंगे और यहां पर डी कर देंगे। ठीक है, ए डी दोनों सही है, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन सही होगा, यहां पर दोनों कर दिया गया है क्योंकि 2 सही था, इसीलिए मैंने लिख दिया। लेकिन एग्जाम में एक ही ऑप्शन सही होगा, उसी को आपको लिखना होगा। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं दोनों नहीं करता, तो बहुत सारे बच्चे कहते सर इसमें तो दोनों था, आपने एक ही टिक किया। ऐसे दूसरा नाम नान में विभक्ति और वचन है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 का कौन सा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसमें सी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो यहां पर सी कर देंगे, दूसरे का हम यहां पर सी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, तो आपका ये सही होगा। समझ में आया, तो ये भी क्वेश्चन हो गया।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 11 पर आते हैं। ठीक है, देखिए 11 पर आते हैं। 11 नंबर हमारा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये शब्द युग्म है, जैसे देखिए वसन व्यसन, इसका सही अर्थ क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस होंगे इसमें भी। ठीक है, जैसे उसमें थे शब्द विच्छेद में, वैसे इसमें भी 4 ऑप्शंस आपके पास है। देखिए जैसे वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि, ऐसे सी वाला आपका सही है इसमें। अंबुज, अंबुद में कौन सा सही है इसमें? देखिए यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट का हमारा सी सही है। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क डालेंगे, फिर फर्स्ट का सी सही है वस्त्र और आदत, सेकंड का बी सही है जल और कमल। देखिए ये वाला सही है, इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ऐसे ही आपको करना होगा। ऐसे देखिए हमारा खा आता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है जो आपको पता हो, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो हमें पता है अंबर का, तो अंबर का हम लिख देंगे। अंबर को हम आकाश भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो एक शब्द के 2 अर्थ ये हो चुके हैं, तो ऐसे ही आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, हो गया, ये भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ग आता है। देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे देखिए जो आंखों के सामने हो, उसे हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, तो ऐसे इसमें भी लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ग। फर्स्ट का इसका बी सही है, सेकंड का सी सही है, तो ऐसे लिख देंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ग, फर्स्ट का बी सही है प्रत्यक्ष, सेकंड का सी सही है जिज्ञासु, ऐसे लिख देंगे, बस हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, ऐसे आपको लिखना है। ऐसे देखिए घा वाला आता है, ध्यान से समझिएगा एक एक लाइन। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, वाक्य संशोधन है। ठीक है, इसमें चारों में गलती है, किन्हीं 2 को आपको सही करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घ डालेंगे, इसमें हम फर्स्ट और सेकंड वाले को करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, देखिए इसको लिख देंगे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, हाय की जगह पर हो कर देंगे, बस सही हो जाएगा। ठीक है, तुम के साथ हो लगेगा। अच्छा दूसरा, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इसमें गलती क्या है? अनेकों नहीं लिखना, हमें सिर्फ अनेक लिखना है। तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। ठीक है, अभी आपका आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से आपको सही करके लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा आता है प्रश्नोत्तर संख्या 12, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके जो 6 नंबर होते हैं, 2 नंबर रस, 2 नंबर छंद, 2 नंबर अलंकार, इसके 6 नंबर एकदम क्लियर होते हैं। जैसे देखिए वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण परिभाषा लिखिए। यानी कि आप वीर रस या फिर हास्य रस, दोनों में से किसी एक का परिभाषा के साथ उदाहरण लिखना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 12 का डालेंगे, फिर हास्य रस का हम लिखेंगे। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास है, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। उदाहरण लिख देंगे, नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समास देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। ठीक है, लिख दिया हमने, बस हो गया। हमें परिभाषा के साथ उदाहरण लिखना, हमने लिख दिया, 2 नंबर क्लियर। ठीक है, ऐसे अलंकार में देखिए श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, दोनों में से किसी एक का। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का खा डालेंगे और उत्प्रेक्षा अलंकार का हम लिख देंगे। जो हमें पता है वही हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा हमें पता है, उत्प्रेक्षा लिखेंगे। देखिए जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, बस हो गया। इसका उदाहरण देखते हैं क्या है। अब देखिए इसका उदाहरण होगा, सोहत ओढ़े पीट पतु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन सैर पर आपत पर्यो प्रभात। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको इसका एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमल सैर पर आपत पर्यो आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, बस हो गया। तो 12 का खा हमारा हो गया रस छंद अलंकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये भी हमारा हो गया। देखिए इसका गा देखते हैं, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण लिखिए। यानी कि दोहा या सोरठा किसी एक का आपको उदाहरण लिखना है और उसका मात्रा भी गिनना बताना। तो देखिए हम यहाँ पर दोहा लिख रहे हैं। देखिए दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण लिखेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुत होई। ठीक है, इसकी मात्राएं गिनना भी आपको बता देना, थोड़ा दर्शा देना। देखिए जैसे इसमें देखिए 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 2, 13। पहले चरण में 13 है, तीसरे चरण में भी 13 है, दूसरे चरण में देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो ये आपका सही उदाहरण होगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें लिखना होता है आपको रस छंद अलंकार में। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ गया, ऐसे आपको उदाहरण लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए 13 नंबर। ठीक है, या
मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए 6 नंबर। ठीक है, तो पत्र कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे किस पर, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो देखिए शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए जिलाधिकारी को पत्र, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ, ठीक है, जिलाधिकारी मेरठ। विषय शहर में फैली संक्रामक बीमारी। महोदय, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी और आपकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, मलेरिया, टीबी, क्षय तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन और आगे भी लिखना है आपको, आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ित को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। ठीक है, इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, कष्ट करें ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सके। फिर ठीक है, फिर लिखना धन्यवाद सहित। देखिए टॉपिक कोई भी हो, आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। धन्यवाद सहित भौदिये जो लिख रहे हैं मदन गोपाल खैर नगर मेरठ, दिनांक आपको लिख देना है। ठीक है, ऐसे लिख देना है, बस हो गया। तो ये आपका हो जाएगा पत्र लेखन। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें कुछ खास नहीं होता, ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए लास्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए लास्ट वाला हमारा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए 9 नंबर। देखिए 5 टॉपिक दिए जाएंगे आपको, किसी एक टॉपिक पर जो आपको पता है उस पर निबंध लिखना है। जैसे हम लिखेंगे आतंकवाद की समस्या और समाधान। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 14 डालेंगे, फिर आतंकवाद समस्या एवं समाधान हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला जब आप लिखें, यानी कि जब आप निबंध लिखना स्टार्ट करें तो पहला हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा। थोड़ा बड़ा मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा छोटा लिखना। देखिए मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों ने भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने में लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक प्रस्तावना हेडिंग डाल के पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए हम लिख रहे हैं आतंकवाद के लिए निबंध। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद हेडिंग प्रस्तावना के बाद जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा आतंकवाद का अर्थ, यानी कि इसका अर्थ क्या है आखिर आतंकवाद का। ठीक है, तो देखिए आतंकवाद, आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ है। आतंक का अर्थ है होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। आतंक, मौत, त्रास ही इसके लिए सब कुछ होता है। आतंक का यह नहीं जानते कि आतंकवादी यह नहीं जानते कि कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आतंकवादियों को नहीं पता है। तो ये आपका हो जाएगा आतंकवाद का अर्थ। ठीक है, आगे क्या हेडिंग रहेगा, आप मेन हेडिंग देखिए, क्योंकि आप एक एक वर्ड नहीं याद कर पाएंगे, ना ही उसको समझ पाएंगे। आप हेडिंग देख लीजिए, हेडिंग वहां पर डाल देंगे। फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट हेडिंग उपसंहार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, यानी कि ये विश्वव्यापी समस्या है। देखिए आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। कुछ आतंकवादी गुटों ने तो अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लिए हैं। जेसी स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समय संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। ठीक है, फिर हम हेडिंग डालेंगे भारत में आतंकवाद। भारत में, हमारे इंडिया में क्या है आतंकवादी, क्या वो है। ठीक है, महत्व देखिए स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई। ठीक है, आगे देखते हैं। फैलाई गई, इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर जिम्मेदार कौन है इसका, ठीक है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यय देने वाले अमेरिका भी अंततः अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गया। राजनैतिक मुखौटी में छिपी उसकी काली करतूतें अविश्वसनीय रूप से उजागर हो गई जब उसके प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला हुआ। अन्य देशों पर हमले करवाने में अग्रण इस देश पर हुए इस वर्जिताप पर सारा संसार अचंभित रह गया। ठीक है, फिर लिखेंगे आतंकवाद के विविध रूप। भारत के आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर
विस्तार से विचार किया गया है और आतंकवादी को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ऐसे ऐसे 3 भागों में बांट दिया गया। फिर लिखेंगे आतंकवाद का समाधान। इसका समाधान कैसे हम कर सकते हैं? ठीक है, ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे थोड़ा बहुत कि भारत में विषमतम स्थिति पर पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी ही है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा और हम लिखेंगे। फिर लास्ट हेडिंग जो हमारा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, वो होगा उपसंहार। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? यह एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों में सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 139 करोड़ जनता ने हिंसा और सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। ठीक है, तो यहां पर हमारा पूरा पेपर फिनिश होता है। देखिए पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़कर भाग भी गए होंगे। तो इस प्रकार से अगर हिंदी की कॉपी लिखेंगे, आपको 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।